हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 के जीएस वाले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो 2020 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। इनके साथ साथ आपको कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में, जो कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो पर, बहुत ध्यान से देखते रहिए। बहुत यूजफुल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और उन यूजफुल क्वेश्चंस के साथ साथ आपको और भी बहुत सी जानकारियां मिलने वाली हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर एक डैश लगा करके पूछा गया है कि इकाई है, यानी कि ये पूछा गया पहले क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज की इकाई है। इकाई मतलब यूनिट। तो सबसे पहली बात आपको पता चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए ऊर्जा का मात्रक कई होते हैं। ऊर्जा का एक मात्रक तो जूल होता है और ऊर्जा का ही एक मात्रक आपका क्या भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये भी ध्यान रखना, जूल का सिंबल JL होता है। ये बात आप याद रख लीजिए इसको, क्योंकि अभी मान लीजिए इस पेपर में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज की यूनिट है, तो फिर यहां पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कितने जूल के इक्वल होता है। तो हमें याद रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। मुझे बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन में दिया गया था विभवांतर। अब देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया था विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर तो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है कि सिर्फ वोल्ट होती है, ठीक है ना। विभवांतर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया था विद्युत धारा। विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर, ओके। और तीसरे वाले में आपको दिया गया है शक्ति। शक्ति मतलब पावर। पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है ना। वाट होती है जेम्स वाट के नाम पर, ठीक है ना। तो पावर की ऐसा यूनिट वाट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है और पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है। लेकिन एक चौथे ऑप्शन में दिया गया था आपको ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक यानी ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है आपकी जूल, और इसी को हम लोग कहते हैं, जूल भी होती है, ये तो ऐसा यूनिट होती है, लेकिन इसी के अलावा एक और यूनिट होती है एनर्जी की, जिसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगर एसआई पूछा गया होता, एसआई मात्रक पूछा गया होता तो जूल होता, लेकिन इसने एसआई नहीं पूछा था, केवल पूछा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइए इसमें से किसका मात्रक है या किसकी यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, एक नई जानकारी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो आपको बताना है कि कौन जो है, मतलब कौन सी HSRA की बात कर रहा है। HSRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर रहा है। एक होती है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों के बारे में बताना है। और आपको एक नाम दिया गया है रामप्रसाद बिस्मिल, और एक नाम दिया गया है आपको क्या, एक नाम दिया गया है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लेकिन ये आप जानते होंगे लाला लाजपत राय तो लाल बाल पाल वाले हैं ना, लाल बाल पाल, याद आ रहा है, ठीक है ना। गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, कौन कौन से लाल बाल पाल कौन थे, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो मुझे लगता है कि आप बात समझ गए होंगे कि HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी और ये आपने याद भी किया हुआ होगा, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक संगठन था जिसकी जब स्थापना हुई थी तो उसमें संस्थापक सदस्यों में आपके रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे गर्म
कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठकर अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। यानी कि गर्म, पहली बात तो गर्म पदार्थ होगा और कम सघन होगा। पहली बात, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कम सघन का मतलब क्या है? जिसकी डेंसिटी कम हो, लेस डेंस, मतलब हल्का। सघनता हमें क्या बताती है? किसी चीज के हल्के होने को या भारी होने को बताती है। सघनता मतलब डेंसिटी। तो इसने हमसे पूछा है कि बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण गर्म पदार्थ, जो गर्म चीज़ें होती हैं और हल्की होती हैं, वो ऊपर उठकर भारी चीज़ों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। तो नीचे से कोई हल्की चीज़ ऊपर जाए और ऊपर से कोई भारी चीज़ नीचे आ जाए। मतलब कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि जब गर्म हवाएं, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट भी है ना, आपने पढ़ा होगा वार्म विंड और कोल्ड विंड, ठीक है ना, हॉट विंड और कोल्ड विंड। तो जब आपकी गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो गर्म हवाएं जो होती हैं वो हल्की हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो लेस डेंसिटी वाली जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर जाएंगी और भारी हवाएं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आती चली जाएंगी, मतलब उनकी जगह ले लेगी। प्रतिस्थापित करना मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना, प्रतिस्थापित करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला दिया है संवहन, दूसरा दिया है विकिरण और तीसरा दिया है आपका चालन, ठीक है ना। मैं एक्चुअली इसको इंग्लिश में जानता हूँ इन सब वर्ड्स को। और एक दिया गया है कि आपका संघनन। चलिए मैं इनके इंग्लिश में बता देता हूँ। संवहन मतलब होता है आपका कन्वेक्शन, और विकिरण मतलब होता है आपका रेडिएशन, और चालन मतलब होता है आपका कंडक्शन, और संघनन मतलब होता है आपका कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। चलिए मैं आपको सभी बता देता हूँ, सबके बारे में पहले जान लीजिए आप। देखिए सबसे पहली बात तो ऑप्शन तो इसका ये सही है, संवहन जो है ना इसका सही आंसर है, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है ना, गर्म वायु का एक जगह से दूसरी जगह, गर्म वायु हल्की होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। जब जो चीज़ हल्की हो जाती है उसका चलाना आसान हो जाता है। तो जब गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे लू चलती है, ठीक है ना, वो गर्म हवाएं हल्की होती हैं, जब वो चलती हैं तो उनकी जगह कौन सी हवाएं ले लेती हैं? ठंडी हवाएं, जो कि भारी होती हैं, ठीक है ना। कम सघन के बजाय वो ज़्यादा सघन होती हैं, अधिक सघन होती हैं। तो कम सघन गर्म हवाओं की जगह कौन ले लेती हैं? अधिक सघन ठंडी हवाएं ले लेती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को गर्म हवाओं के चले जाने और उनकी जगह पर ठंडी हवाओं का आ जाना, या मतलब दूसरे पदार्थों का जो कि ज़्यादा सघन पदार्थ होते हैं उन अधिक सघन पदार्थों का उनकी जगह ले लेना, क्या कहलाता है? आपका संवहन कहलाता है। तो पहला आंसर तो सही हो गया आपका कन्वेक्शन, यही ऑप्शन सही है। लेकिन आपको मैं विकिरण के बारे में बता दूं। विकिरण क्या होता है? जिसमें कि मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य के प्रकाश का हम तक पहुँचना, जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें आंच महसूस होती है, तो सूर्य की जो गर्माहट है वो किसके थ्रू हम तक आ रही है? तो बोलेंगे रेडिएशन के थ्रू आ रही है, रेडिएशन के थ्रू। उसी तरह से जो हमारी कुछ वेव्स होती हैं, वो वेव्स कैसे थ्रू, किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं? रेडिएशन के थ्रू। हम कहते हैं मोबाइल से बहुत रेडिएशन निकलता है आज तक, आजकल तो मोबाइल का रेडिएशन भी एक तरीके का क्या है? विकिरण है। तो वैसे ही सनलाइट जो है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा हम तक पहुंचता है, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर दिया था इसने चालन मतलब होता है कंडक्शन का मतलब जब दो गर्म और ठंडी चीजों को आप ऐसे कांटेक्ट में रख देते हैं। जब दो गर्म, मान लो ये गर्म चीज है और ये ठंडी वस्तु है, जब तक ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रखी जाएंगी, संपर्क में नहीं आएंगी, तब तक चालन नहीं हो सकता। तो चालन का मतलब है गर्म चीज का ठंडी चीज के साथ आपस में हीट ट्रांसफर करना। जब कोई गर्म बॉडी, जब कोई गर्म चीज़ ठंडी चीज़ के साथ संपर्क में रख दी जाती है तो गर्म वाली वस्तु से ठंडी वाली वस्तु की ओर उष्मा का परिवर्तन होने लगता है, उष्मा का ट्रांसफर होने लगता है। उष्मा के इस ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। उष्मा के एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को, बशर्ते कि दोनों चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट हो, संपर्क हो, इस घटना को क्या कहते हैं? हम लोग चालन कहते हैं। तो इसका मतलब चालन जो है वो भी आपको समझ आ गया। और संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन। जब गरम गरम भाप उठती है तो गरम गरम भाप उठ करके, अगर आपका बर्तन बंद है, बर्तन के ऊपर ढक्कन ढका हुआ है और आप नीचे से किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर जो भाप उठती है उस भाप के ऊपर दीवारों से टकरा करके वापस पानी की बूंदों का बन जाना संघनन कहलाता है, मींस कंडेंसेशन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों टर्म समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, आपके साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड और बहुत सी जानकारियां शेयर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अब की बार, मान लीजिए पहले पूछा गया संवहन पर क्वेश्चन, तो अब की बार पूछा जा सकता है चालन पे, विकिरण पे या संघनन पे। ये ध्यान देना
होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार ये पूछा तो यही अब की बार भी पूछेगा, क्योंकि आपको, लेकिन चीज़ें तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन के इन 3 तरीकों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। ये तीनों तरीके ऊष्मा के परिवर्तन के हैं। ऊष्मा जब एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है, मतलब मूव करती है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, इनको इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, एक तरीके हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कहा है, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी, यानी कि मोरारजी देसाई के बाद कौन प्रधानमंत्री बने। तो ये आपको, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि 1979 में मोरारजी देसाई की जगह लेने वाले कौन थे। तो हम बताएंगे मोरारजी देसाई की जगह लेने वाले थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, आपने सुना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि किसान आंदोलन हो रहा था, और किसान आंदोलन में अजीत सिंह की और चौधरी जयंत सिंह की भी काफ़ी ज़्यादा क्या थी, एक्टिवनेस थी, काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे, ठीक है ना। तो चौधरी चरण सिंह के खानदान में से ही हुआ है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि चौधरी चरण सिंह ने 1979 में मोरारजी देसाई की जगह ली थी। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद में चौधरी चरण सिंह बने थे, ठीक है ना। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो अब पहली बात आपको देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा है, तो जरूर आपसे कई बार कभी पूछ लेगा राजा राम मोहन राय के बारे में, कभी पूछ लेगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है ना, ऐसे ही करके कभी पूछ लेगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। 4 स्टेटमेंट दे देगा और हमसे कहेगा बताओ इनमें से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सही है, या इनमें से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सही नहीं है। या पूछ लेगा इसमें से बताओ कौन सा दयानंद सरस्वती के बारे में सही है और कौन सा दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है। तो अभी फिलहाल के क्वेश्चन को मैं बताता हूं। इन्होंने पूछा है कि बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में थे कौन सा कथन असत्य है। तो इस पर भी ध्यान देना होता है, असत्य है मतलब वो बात जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इनकरेक्ट है, वो आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर सॉरी ये बात सच है, ठीक है ना। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, ठीक है ना। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, अगली बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है डायरेक्टली कि बताइए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो आप बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। फिर इसने कहा वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। आप खुद बताइए सोचकर कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, बस अब ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसमें ऑप्शन में दिया कि वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, और पूछा हमसे यह है कि बताइए दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये गलत हो गया स्टेटमेंट, और जो गलत था वही हमें ढूंढना था। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। हमें तो असत्य ही ढूंढना था ना, तो ये बात असत्य है, तो यही हमारा सही है। और बाद में इन्होंने 2 ऑप्शन और दिए हैं कि उनका जन्म स्थान गुजरात था, ये भी सही बात है। और वे आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आपके आर्य समाज की स्थापना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था, वेदों की ओर लौटो का आह्वान करने वाले कौन हमारे लीडर थे, ठीक है ना। तो उस समय ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो पहली बात तो आप समझिए, वायरोलॉजी मतलब होता है विषाणु विज्ञान, विषाणु वायरस से बना है, ठीक है ना। वायरस से बना है आपका क्या, वायरस मतलब होता है विषाणु, और वायरोलॉजी जो आपको इसने दिया है वायरोलॉजी, तो वो होता है आपका क्या, विषाणु विज्ञान। तो इन्होंने हमसे पूछा, अब देखो एक विषाणु ने हमें बहुत परेशान करके रखा पिछले कुछ दिनों में, कोविड वायरस, आपने पढ़ा होगा ना, कोविड का
कोरोना वायरस जो आया था, कोरोना वायरस, तो उस कोरोना वायरस के बाद से संस्थान की बात हो रही है। तो इसने पूछा है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान में कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो पहली बात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 3, 2 और 4। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद ही कर लेना है कि 4 संस्थान खोलने की बात की जा रही है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में इनका जिक्र किया गया था कि हम लोग भारत में 4 केंद्रीय मतलब क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान बनाएंगे, ठीक है ना। क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान, 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात की गई थी किसमें, 2021-22 के बजट में। चलिए, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको छोड़िए, अब आगे बढ़िए। इसमें पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो पहली बात कौन सी इन सबों में पूछा कि कौन सी योजना जो है, स्कीम, वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो पहली बात आपको मैं बता देता हूँ कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। उनमें पहला ऑप्शन है पीएम ध्वनि, और एक दिया गया पीएम वाणी, और एक दिया गया पीएम इंटरनेट, और एक दिया गया पीएम वार्ता। तो सबसे पहली बात पीएम मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ध्वनि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की स्पीड को तेज करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, ये हमें बताना था। हालांकि ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आप अभी का जो करंट अफेयर है वो तो तैयार कर ही रहे होंगे, तो फिलहाल के करंट अफेयर पे फोकस करिए। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता जो क्वेश्चन पहले आ चुका है करंट अफेयर का, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि पीएम वाणी नाम की योजना शुरू की गई थी। किस काम के लिए, पीएम वाणी नाम की योजना, ठीक है ना। पीएम वाणी ये योजना शुरू की गई है किसके लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को और ज़्यादा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को और तेज करने के लिए, ठीक है ना। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के लिए योजना शुरू की गई है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात याद रह जाएगी, को तेज करने के लिए, ठीक है ना। ओके, यानी कि नेट फास्ट स्पीड नेट प्रोवाइड करने के लिए आपको जो योजना शुरू की गई है वो है पीएम वाणी। फिर इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनमें से कौन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की यानी किडनी की कौन सी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, मतलब कौन सी इकाई ऐसी है जो कि गुर्दे में संरचनात्मक कामों के लिए भी और कार्यात्मक कामों के लिए भी जो है ना रेस्पॉन्सिबल है। तो इसमें पूछा गया, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक दिया गया है मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर, मूत्रवाहिनी, ठीक है ना। मूत्रवाहिनी इसको हिंदी में कहते हैं, वैसे यूरेटर है इसका नाम, ठीक है ना। ठीक है, यूरिन से बना यूरेटर, ठीक है ना, यूरेटर। और इसके बाद दूसरा दिया गया है आपका व्रकाणु, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा। व्रकाणु बायो का क्वेश्चन है, आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। तो व्रकाणु को कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन इंग्लिश में, व्रकाणु को नेफ्रॉन। और एक पूछा गया आपसे वल्कुट, है ना, वल्कुट। और एक दिया गया है आपको ऑप्शन मज्जा, ठीक है ना। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, किडनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, व्रकाणु, ठीक है ना। यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, मतलब किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं। तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो व्रकाणु है, यानी कि गुर्दों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है वो क्या है, व्रकाणु, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन किताबुल हिंद, 2-3 किताबें ऐसी, रेहला, किताबुल हिंद, ये बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। इंडिका, ठीक है ना, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की कौन सी किताब है, इंडिका। तो खैर क्वेश्चन पे आ जाता है, इसने कहा निम्न में से कौन सी किताबुल हिंद, कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। मतलब आपको बताना है कि वो कौन लेखक है जिसने किताबुल हिंद किताब लिखी है और 11वीं सदी के भारत के बेहतरीन विवरण को प्रस्तुत किया है। कौन लेखक है किताबुल हिंद का लेखक। अब ये तो रटा होता है हर बच्चे को, 4 ऑप्शन दिए इसने। एक दिया अल बुखारी, एक क्या दिया गया है, अल बुखारी, और दूसरा दिया गया है अल बरूनी, ठीक है ना, अल बरूनी, और तीसरा दिया गया है अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी, ठीक है ना।
ठीक है, ओके। और चौथा दिया गया अलकिंदी, अलकिंदी, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको समझना है पहली बात अल बुखारी नहीं है, अल बुखारी तो दूसरी चीज़ों के लिए है, ठीक है ना। और अल बरूनी, देखिए ये तो सबको याद होता है कि किताबुल हिंद का जो लेखक है वो कौन है, अल बरूनी है, ठीक है ना। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद नाम से इन्होंने किताब लिखी थी, किसने, अल बरूनी ने, ठीक है ना। और इस किताब में काफ़ी अच्छा विवरण उस समय का मिलता है, उस समय के भारत का बेहतरीन विवरण प्रस्तुत करती हुई एक किताब है ये किताबुल हिंद, अल बरूनी की लिखी हुई है। अल ख्वारिज़मी तो अलजबरा लिखी है उन्होंने, अलजबरा, ठीक है ना, समझ रहे ना, बीज गणित, बीज गणित, या ये कह लो कि अलजबरा के काफ़ी माहिर मैथमेटिशियन रहे हैं कौन, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, यानी याद रखना है किताबुल हिंद का लेखक कौन था, अल बरूनी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया फिर से बहुत बढ़िया, जी किसका, आपका स्टैटिक जीके का। देखिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आने ही आने हैं, कंफर्म होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें बताया गया है 4 नदियाँ दी गई हैं, पहली दी है आप लोगों को क्या, व्यास, और दूसरी दी गई है आप लोगों को क्या, यमुना, और फिर तीसरी दी गई है क्या, गंगा, और चौथी दी गई है सतलुज, ठीक है ना। तो बताइए, अगर ये याद किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जीके का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। सतलुज नदी के किनारे पर कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आज के इन क्वेश्चन से आपने काफ़ी कुछ सीखा और जाना होगा, और आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को बहुत पसंद किया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।